नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन परचेज प्रोसीजर एज पर जीएफआर 2017। दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी केवीएस एनवीएस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आज के वीडियो में हम करेंगे 20 क्वेश्चन। अभी तक हम 160 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से आते हैं और मैं लेकर आ रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 161। एडवांस पेमेंट टू ए प्राइवेट फर्म शुड नॉट एक्सीड, मतलब कि निजी फर्म को अग्रिम भुगतान अधिक नहीं होना चाहिए। कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? अगर निजी फर्म से हम परचेज कर रहे हैं तो उसको कितने परसेंट हम पेमेंट कर सकते हैं हमारे जो टोटल वैल्यू का? ऑप्शन देखते हैं। ए 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, बी 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, सी 40% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, डी 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। इसका सही उत्तर होगा बी 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसका 30% तक हम एडवांस पेमेंट कर सकते हैं अगर हम परचेज कर रहे हैं प्राइवेट फर्म से। और जल्दी से बता दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, अगर हम परचेज कर रहे हैं गवर्नमेंट फर्म से, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फर्म से, तो गवर्नमेंट फर्म से परचेजिंग करते हैं तो कितने परसेंट एडवांस दिया जा सकता है? जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट द एडवांस पेमेंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेबल फॉर। रख रखाव अनुबंधों के मामले में अग्रिम भुगतान देय राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। कितनी राशि से अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। ए 3 months अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, बी 4 months अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, सी 6 months अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, डी 8 months अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में है तो कितने महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके कितने महीने तक का हम एडवांस पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। सही उत्तर होगा सी 6 month अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लीजिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी जो एनुअल मेंटेनेंस कंपनी से किया है तो उसके 12 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो आप 6 महीने का एडवांस पेमेंट उसको दे सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं 163। पार्ट पेमेंट टू ए सप्लायर में बी रिलीज्ड, मतलब कि आपूर्तिकर्ता को आंशिक भुगतान जारी किया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ए डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ डिलीवरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, बी आफ्टर द सप्लायर डिस्पैचेज द गुड्स फ्रॉम इट्स प्रीमिसेस, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। सही उत्तर है सी बोथ ए एंड बी। ए में कंडीशन देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ डिलीवरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, आंशिक भुगतान के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी के लिए टर्म और कंडीशन है वो दी है तो अग्रिम भुगतान आंशिक रूप से किया जा सकता है। और दूसरा है आफ्टर द सप्लायर डिस्पैचेज द गुड्स फ्रॉम इट्स प्रीमिसेस, वो सप्लायर है उसने आइटम है वो डिस्पैच कर दिए हैं अपने कंपनी से, अपनी फैक्ट्री से, तो ये कंडीशन है वो भी एप्लीकेबल हो जाएगी। दोनों ही है। आपूर्तिकर्ता को आंशिक भुगतान जारी किया जा सकता है दोनों कंडीशंस में। सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 164। इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज द टेक्निकल बिड्स शैल बी एनालाइज्ड बाई। सेवाओं की खरीद के लिए अनुबंध में तकनीकी बोलियों का विश्लेषण किया जाएगा। किसके द्वारा विश्लेषण किया जाएगा? तकनीकी बोलियों के लिए टेक्निकल बिड्स है वो कौन देखेगा, कौन ऑब्जर्व करेगा? ऑप्शन देखते हैं। ए द कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन कमेटी, बी द कंसल्टेंसी एवेल्यूशन कमेटी, सी द कंसल्टेंसी एग्जामिनेशन कमेटी, डी नन ऑफ दी अबव। सही उत्तर होगा बी द कंसल्टेंसी इवोल्यूशन कमेटी है वो टेक्निकल बिड को एनालाइज करेगी। अगर आप सर्विसेज प्रोक्योर कर रहे हैं, सेवा ले रहे हैं कोई कंपनी से। क्वेश्चन नंबर 165। फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज द मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट शुड इश्यू एडवर्टाइजमेंट ऑन सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल सीपीपीपी।
and on government in marketplace and its website if the estimated value of work exceeds, यानी कि सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए मंत्रालय या विभाग को केंद्रीय खरीद पोर्टल सीपीपीपी और सरकारी मार्केट प्लेस और इसकी वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करना चाहिए यदि कार्य का अनुमानित मूल्य इससे अधिक है। क्वेश्चन को समझते हैं। सेवाओं की आउटसोर्सिंग चाह रही है कोई डिपार्टमेंट, मंत्रालय, तो या तो सीपीपीपी पोर्टल पर या सरकारी मार्केट प्लेस पर और खुद की वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करना होगा। कितने राशि से अधिक की वो आउटसोर्सिंग लेना चाह रहे हैं सेवाओं की। ऑप्शन देखते हैं। ए ₹5 लाख, बी ₹7.5 लाख, सी ₹10 लाख, डी ₹15 लाख। सही उत्तर है सी ₹10 लाख। आउटसोर्सिंग से 10 लाख तक की सेवाएं लेना चाह रहे हैं तो उसको सीपीपी पोर्टल पर, साथ में ई मार्केट प्लेस पर और खुद की वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करना होगा। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं। 166 डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 1978 केम इनटू फोर्स ऑन। वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन नियम 1978 लागू हुआ कब से। ऑप्शन ए 1 जनवरी 1978, बी 1 अप्रैल 1978, सी 1 जुलाई 1978, डी 1 अगस्त 1978। करेक्ट आंसर इज डी 1 अगस्त 1978। जो जीएफआर 1978 आया था वो था कब एप्लीकेबल हुआ। 1978 एप्लीकेबल हुआ कब, लागू हुआ था ये 1 अगस्त 1978। Question number 167. Contingent expenditure means all incidental and other expenditure including expenditure। इस तरीके के क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं जीएफआर में या फाइनेंशियल पावर रूल में। निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल है वो फाइनेंशियल डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर इनको मिलती है, तो निश्चित रूप से इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन 167। कंटिजेंट एक्सपेंडिचर मींस ऑल इंसिडेंटल एंड अदर एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर। हिंदी अर्थ देखते हैं। आकस्मिक व्यय का अर्थ है व्यय सहित सभी आकस्मिक और अन्य व्यय। क्या चीज है। ऑप्शन देखते हैं। ए इनकर्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑफिस, बी इनकर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ टेक्निकल एस्टेब्लिशमेंट such as laboratory, workshop, industrial installation, store, department, C on office expenses, D specifically classified as falling under the head works or tools and plant। सही उत्तर होगा डी। जो कंटिजेंट एक्सपेंडिचर है वो किस पर किया जाता है, इसके लिए सही उत्तर हो रहा है डी स्पेसिफिकली क्लासिफाइड एज फॉलिंग अंडर द हेड वर्क्स और टूल्स एंड प्लांट के लिए अगर वो क्लासिफाई किया गया है फंड बजट तो वो आ जाएगा कंटिजेंट एक्सपेंडिचर में। Question number 168. A person may be designated as a head of department if the minimum of his scale of pay is not lower than that of। एक व्यक्ति को विभाग के प्रमुख के रूप में नामित किया जा सकता है यदि उसका न्यूनतम वेतनमान के वेतनमान से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए एन अंडर सेक्रेटरी, बी ए डिप्टी सेक्रेटरी, सी ए जॉइंट सेक्रेटरी, डी ए सेक्रेटरी। सही उत्तर है बी ए डिप्टी सेक्रेटरी। अगर किसी को हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाना है तो डिप्टी सेक्रेटरी से नीचे वो नहीं होना चाहिए। उसका न्यूनतम वेतनमान है वो एक डिप्टी सेक्रेटरी से कम नहीं होना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 169। फॉर ए पर्सन टू बी डिक्लेयर्ड एज ए हेड ऑफ ऑफिस ही मस्ट बी। किसी व्यक्ति को कार्यालय के प्रमुख के रूप में घोषित करने के लिए उसे होना चाहिए, कार्यालय प्रमुख बनाना है तो उसे क्या होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। ए एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ डेप्टी सेक्रेटरी और अबव, बी ए ग्रुप ए ऑफिसर, सी ए गजेटेड ऑफिसर, डी ए नॉन गजेटेड ऑफिसर। सही उत्तर होगा सी ए गजेटेड ऑफिसर। अगर किसी भी कर्मचारी को हम हेड ऑफ ऑफिस घोषित करना चाह रहे हैं या नामित करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से एक गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 170, miscellaneous expenditure includes expenditure falling under the category of, मतलब विविध व्यय में किस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यय शामिल है। मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में क्या क्या शामिल होगा? ऑप्शन देखते हैं। ए कंटिजेंसीज, बी ग्रांट्स इन एड, सी कंट्रीब्यूशंस, डी नन ऑफ दी अबोव। सही उत्तर है डी नन ऑफ दी अबोव। मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में इन सभी में से कोई नहीं आएगा, क्योंकि इनके तो अलग अलग हेड बनाए गए हैं। कंटीजेंसीज हेड होता है, ग्रांट इन हेड होता है, कंट्रीब्यूशंस होते हैं, तो ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में नहीं आते हैं। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 171, रिकरिंग एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड। ये क्वेश्चन है, पिछली परीक्षाओं में पूछा गया था। रिकरिंग एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? आवर्ती व्यय का अर्थ है किया गया व्यय। ऑप्शन ए मंथली, बी वीकली, सी डेली, डी एट पीरियोडिक इंटरवल्स। तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा? इनमें से ऑप्शन सही है डी एट पीरियोडिक इंटरवल्स। जो खर्चा पीरियोडिक इंटरवल्स में किया जाता है उसको रिकरिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला सवाल देख लेते हैं 172, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू ऑब्जेक्ट हेड एडेड विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2009-10? निम्नलिखित में से कौन सा नया ऑब्जेक्ट हेड जोड़ा गया है वित्तीय वर्ष 2009-10 से? ऑप्शन ए ग्रांट्स इन एड जनरल, बी ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, सी सब्सिडीज, डी कंट्रीब्यूशंस। सही उत्तर है बी ग्रांट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स है वो नया हेड जोड़ा गया है फाइनेंशियल ईयर 2009-10 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 173, द ऑब्जेक्ट हेड ग्रांट्स इन एड सैलरीज हैज बीन एडेड विद इफेक्ट फ्रॉम। वस्तु शीर्ष सहायता अनुदान वेतन को डैश से जोड़ा गया है। ग्रांट्स इन एड्स सैलरीज हेड है उसको कब से जोड़ा गया है, कौन से फाइनेंशियल ईयर से जोड़ा गया है वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए फाइनेंशियल ईयर 2009-10, बी फाइनेंशियल ईयर 2010-11, सी फाइनेंशियल ईयर 2011-12, डी फाइनेंशियल ईयर 2012-13। सही उत्तर हो जाएगा सी फाइनेंशियल ईयर 2011-12। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, general restrictions on appropriation and reappropriation of funds have been laid down in rule of the delegation of financial powers rule। मतलब कि निधियों के विनियोग और पुनर्विनियोग पर सामान्य प्रतिबंध नियम डैश वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के नियम में निर्धारित किए गए। कौन से नियम में निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन ए रूल 8, बी रूल 9, सी रूल 10, डी रूल 11। सही उत्तर है सी रूल 10। रूल 10 में निधियों के विनियोग और पुनर्विनियोग पर सामान्य प्रतिबंध नियम 10 में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के नियम में निर्धारित किए गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 175, नो एप्रोप्रिएशन एंड रीअप्रोप्रिएशन शैल बी मेड टू मीट एन एक्सपेंडिचर फॉर ए न्यू पब्लिक वर्क नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द बजट except with approval of the parliament or an advance from the contingency fund if it cost। हिंदी अर्थ देखते हैं, संसद के अनुमोदन या आकस्मिक निधि से अग्रिम के अलावा बजट में प्रदान नहीं किए गए एक नए सार्वजनिक कार्य के लिए व्यय को पूरा करने के लिए कोई विनियोग और पुनर्विनियोग नहीं किया जाएगा यदि इसकी लागत है कितने से अधिक होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ₹10 lakhs और मोर, बी ₹25 lakhs और मोर, सी ₹40 lakhs और मोर, डी ₹50 lakhs और मोर। करेक्ट आंसर इज डी ₹50 lakhs और मोर। अग्रिम के अलावा बजट में प्रदान नहीं किए गए नए सार्वजनिक कार्य के लिए व्यय को पूरा करने के लिए कोई विनियोग और पुनर्विनियोग नहीं किया जाएगा अगर लागत उसकी 50 लाख से अधिक है तो। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 176, नो रीअप्रोप्रिएशन कैन बी मेड फॉर ए न्यू पब्लिक वर्क विदाउट प्रीवियस कंसेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री इफ इट कॉस्ट
हिंदी अर्थ देखते हैं, वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना नए सार्वजनिक कार्य के लिए कोई पुनर्विनियोजन नहीं किया जा सकता है यदि इसकी लागत है, मतलब कि रीअप्रोप्रिएशन नहीं किया जा सकता। अगर नया सार्वजनिक कार्य किया जा रहा है तो वित्त मंत्रालय की सहमति के बिना कोई भी पुनर्विनियोजन नहीं किया जा सकता। अगर उस सार्वजनिक कार्य की लागत कितने से अधिक है, ऑप्शन देखते हैं, ए ₹5 lakhs और मोर बट लेस देन ₹25 lakhs, बी ₹10 lakhs और मोर बट लेस देन ₹50 lakhs, सी ₹25 lakhs और मोर बट लेस देन ₹1 crore, डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज बी, ₹10 lakhs और मोर बट लेस देन 50 लाख। 10 लाख से अधिक और 50 लाख से कम है तो बिना वित्त मंत्रालय की सहमति के नए सार्वजनिक कार्य है उसको पुनर्विनियोजन नहीं किया जा सकता। सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, ए सबऑर्डिनेट अथॉरिटी में सैंक्शन द एबोलिशन ऑफ पोस्ट which it is competent to create the terms of rule dash of delegation of financial power rules। एक अधीनस्थ प्राधिकारी उस पद के उन्मूलन को मंजूरी दे सकता है जो वह नियम की शर्तों को बनाने के लिए सक्षम है डैश वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम। मतलब कौन से नियम बनाने के लिए कोई अधीनस्थ प्राधिकारी है वो पद को उन्मूलन कर सकता है, खत्म कर सकता है, क्योंकि वो उस पद को बनाने की क्षमता रखता है, सक्षम प्राधिकारी है। तो नियम हमें बताना है। ऑप्शन देखते हैं, ए रूल 10, बी रूल 11, सी रूल 12, डी रूल 13। करेक्ट आंसर इज सी, नियम 12 के तहत वो किसी भी पद को उन्मूलन कर सकता है, खत्म कर सकता है, क्योंकि वो सक्षम प्राधिकारी है। वो उस पद को क्रिएट कर सकता है तो वो पद को समाप्त भी कर सकता है। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल 178, एन अथॉरिटी कैन नॉट रीडेलीगेट टू एनी अदर सबऑर्डिनेट अथॉरिटी पावर्स डेलीगेटेड टू इट इन रेस्पेक्ट ऑफ। एक प्राधिकरण किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकरण को पुनः प्रत्यायोजित नहीं कर सकता, इसके संबंध में उसे सौंपी गई शक्तियां हैं। कौन सी शक्तियों को रीडिप्लॉयमेंट नहीं कर सकता, रीडेलीगेट नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए क्रिएशन ऑफ पोस्ट, बी राइट ऑफ लॉसेज, सी रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स एक्सीडिंग 10% ऑफ द ओरिजिनल बजट प्रोविजन फॉर द ऑब्जेक्ट हेड और सब हेड, डी ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर है डी ऑल ऑफ दी अबव। एक प्राधिकरण किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकरण को पुनः प्रत्यायोजित नहीं कर सकता है, इसके संबंध में उसे सौंपी गई शक्तियां हैं, क्योंकि पहले से ही वो अधीनस्थ प्राधिकरण है। वो दूसरे अपने से नीचे वाले अधीनस्थ जो प्राधिकरण है उसको इनमें से कोई भी शक्तियां हैं वो नहीं रीडेलीगेट कर सकता, जैसे कि क्रिएशन ऑफ पोस्ट नए पद सृजित करने के लिए, या राइट ऑफ लॉसेज कोई भी जो नुकसान हुआ है उसको राइट ऑफ करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, या रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स एक्सीडिंग 10% ऑफ द ओरिजिनल बजट प्रोविजन फॉर द ऑब्जेक्ट हेड और सब हेड। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी सभी। क्वेश्चन नंबर 179, ए डिपार्टमेंट में इनकर एक्सपेंडिचर ऑन इंश्योरेंस ऑफ ऑल कॉस्टली एक्सट्रीमली डेलिकेट हाईली सेंसिटिव sophisticated equipments of fragile nature purchased from abroad for which insurance is considered absolutely necessary up to a maximum of। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था पिछली परीक्षाओं में और अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी अर्थ देखते हैं, एक विभाग विदेश से खरीदे गए नाजुक प्रकृति के सभी महंगे, अत्यंत नाजुक, अत्यधिक संवेदनशील परिष्कृत उपकरणों के बीमा पर खर्च कर सकता है, जिसके लिए बीमा को अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अधिकतम मतलब कि कोई भी सामान है जो महंगा है, अत्यंत नाजुक है, संवेदनशील है, परिष्कृत उपकरण है और वो विदेश से खरीदी कर रहे हैं तो बीमा उसके लिए निश्चित निर्धारित किया गया है। परचेज प्रोसीजर में ये बताया गया है कि अगर वो सामान हम मंगा रहे हैं तो उसका बीमा होना निश्चित है, जरूरी बीमा करवाना है। कितने राशि तक उसका बीमा हमें करवाना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं, ए ₹10,000 इन ईच केस,
B rupees 15,000 in each case, C rupees 20,000 in each case, D rupees 25,000 in each case। सही उत्तर है सी, ₹20,000 इन ईच केस। अगर इस तरीके का कोई मामला है तो 20,000 रुपए तक का बीमा है वो करवाना जरूरी है। सही उत्तर हो जाएगा सी। और T20 क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है 180। रिकवरी ऑफ एनी ओवर पेमेंट मेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी वेव्ड इफ। हिंदी अर्थ देखते हैं। सरकारी कर्मचारी को किए गए किसी भी अधिक भुगतान की वसूली माफ की जा सकती है यदि, अगर ओवर पेमेंट किया गया है तो उसकी रिकवरी है वो वेव्ड ऑफ की जा सकती है, माफ की जा सकती है। कौन सी सिचुएशन में? ऑप्शन देखते हैं। ए, द ओवर पेमेंट वॉज मेड इन गुड फेथ। बी, द रिकवरी विल कॉज अनड्यू हार्डशिप और रिकवरी इज इम्पॉसिबल। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नन ऑफ दी अबव। सही उत्तर है सी, बोथ ए एंड बी। जो ओवर पेमेंट किया गया है वो गुड फेथ में किया गया है, कोई उसके पीछे स्वार्थ छुपा नहीं है, तो माफ किया जा सकता है। या दूसरी कंडीशन क्या दी है? द रिकवरी विल कॉज अनड्यू हार्डशिप और रिकवरी इज इम्पॉसिबल, कि वो अनावश्यक कठिनाई पैदा करेगी रिकवरी, या रिकवरी है वो इम्पॉसिबल है, किसी कर्मचारी से वापस नहीं ली जा सकती। तो दोनों ही सिचुएशन में उसको वेव ऑफ किया जा सकता है, उसको माफ किया जा सकता है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। परचेज प्रोसीजर पर आपको निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे, और मैं कलेक्शन लेकर आ रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। अभी तक हमने 180 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाइए और परचेज प्रोसीजर के सारे वीडियोज हैं वो देखिए और अपने आप को तैयार करिए एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स EMRS और NCT में वैकेंसीज है वो आ चुकी है, KVS और NVS में भी वैकेंसी आने वाली है। तो अपने आप को तैयार करिए सर्विस रूल्स के साथ में, एकेडमिक पार्ट के साथ में, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस, सारे आपके सिलेबस के कंटेंट है मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप जरूर देखिए और प्रिपेयर करिए फॉर श्योर सक्सेस। और आज के क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।